हेलो माय डियर सीए फाइनल स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो हम अपने चैनल पे कवर करते हैं सीए फाइनल ऑडिट के चैप्टर्स की रिवीजन, क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो आपके टेस्ट अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो है, उसके अलावा कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स जिनको आपको याद रखने की जरूरत है, उनको लर्न करने के लिए मेमोरी ट्रिक्स जो कि स्टोरी ट्रिक्स होती है, एंड टेलीग्राम पे आपको करवाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर एमसीक्यू की प्रैक्टिस। तो इसी कड़ी में मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 17 का पार्ट नंबर 2 फॉरेंसिक अकाउंटिंग। हम इसका फर्स्ट पार्ट ड्यू डिलिजेंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे फॉरेंसिक अकाउंटिंग। तो देखो, सबसे पहली चीज, फॉरेंसिक अकाउंटिंग है क्या, ये वर्ड क्या है। तो देखो, फॉरेंसिक अकाउंटिंग का मेन डेफिनेशन जो आपकी बुक में दिया है वो कहता है integration of accounting, auditing and investigating skills yields the specialty known as forensic accounting। आज तक अकाउंटिंग तो आपने बहुत बार सुना होगा, पर उसके आगे फोरेंसिक लगते ही हमारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि फोरेंसिक इज रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन। सीआईडी सबने देखा है तो सबको पता होगा कि वो फोरेंसिक डिपार्टमेंट जो है वो किससे रिलेटेड होता है, इन्वेस्टिगेशन से। तो इंटीग्रेशन किसका, अकाउंटिंग का, ऑडिटिंग का और इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स का, ये तीन तरह की स्किल्स जब एक साथ मिल जाती हैं तो उस टर्म को हम बोलते हैं फोरेंसिक अकाउंटिंग। ठीक है। अब इसके अंदर किया क्या जाता है, तो जो नॉर्मल फोरेंसिक होता है, जो हमने देखा है आज तक टीवी पे देखा है फोरेंसिक, वो भी क्या करते हैं, एविडेंस जो मिलते हैं उन्हें एनालिसिस करते हैं, उनके ऊपर वर्क करते हैं। वैसे ही ऑडिट के दौरान क्या मिलते हैं आपको, ऑडिट एविडेंस मिलते हैं। तो फोरेंसिक अकाउंटिंग का क्या मतलब है, स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग एविडेंस। अब क्या है, यहाँ पे आपका ये चैप्टर पहले फोरेंसिक ऑडिट हुआ करता था, अब फोरेंसिक अकाउंटिंग है, तो वर्ड हर जगह सब्सटीट्यूट हो गया है। तो यहाँ पे जो अकाउंटिंग से रिलेटेड एविडेंस आपको मिले, उनकी स्टडी करना, उनको इंटरप्रेट करना, उनको एनालिसिस करना, वो आपका कहलाएगा क्या, फोरेंसिक अकाउंटिंग। और आप कैसे करेंगे किसी चीज की स्टडी या उसके बारे में एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग मेथड्स, और आप एविडेंस जो भी मिले हैं आप उन्हें एनालिसिस कर लेंगे उनका, और उनके बारे में स्टडी कर लेंगे। क्यों किया जाता है फॉरेंसिक अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, आज ये फील्ड इतनी डेवलप हो रही है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी। कारण, यूजुअली फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट सच एज एम्बेजलमेंट और फ्रॉड। देखो, जहां पे भी फ्रॉड होता है, कैश का एम्बेजलमेंट होता है, अकाउंट्स का एम्बेजलमेंट होता है, किसी भी तरीके से जहां पे कुछ सस्पिशियस होता है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए नॉर्मल ऑडिट जो है या स्टैट्यूटरी ऑडिट इनफ नहीं है। तो वहां पे कौन सी अकाउंटिंग यूज हो रही है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग यूज होती है, जिसके अंदर आप जो ऑडिटर है, अकाउंटेंट है, उसका जो अप्रोच रहता है वो इन्वेस्टिगेटिंग अप्रोच रहता है। वो ऐसे देखता है, हर चीज को सस्पिशियस एंगल से देखता है और उसका अप्रोच उस अकॉर्डिंग रहता है। तो फोरेंसिक अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एंड एनालिटिकल स्किल्स फॉर द पर्पस ऑफ रिजॉल्विंग फाइनेंशियल इश्यूज। जो अकाउंटिंग है उसके आगे फोरेंसिक लगा है, इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल इश्यूज में कोई फ्रॉड है, कोई एम्बेजलमेंट है, उनकी इन्वेस्टिगेशन के रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे फोरेंसिक अकाउंटिंग काम आ रही है। उसके अलावा फोरेंसिक अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, फोरेंसिक अकाउंटेंट्स करते क्या है, तो इनमें लिखा है अप्लाई स्पेशल स्किल्स। उनके पास स्पेशल स्किल्स होगी तभी वो फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स के तौर पे काम करेंगे। अब कैसे स्किल्स होनी चाहिए उनके पास, एक तो नॉर्मल स्किल जो किसी अकाउंटेंट में चाहिए, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंस, क्वांटिटेटिव मेथड्स, लॉ के एरियाज, रिसर्च। अब यहाँ पे क्योंकि वो फॉरेंसिक अकाउंटेंट है तो नई स्किल्स क्या होगी, इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स उसके पास होनी चाहिए, ताकि वो एविडेंस को एनालाइज कर सके, इवेलुएट कर सके और इंटरप्रेट कर सके जो भी मिला है उससे रिजल्ट के अंदर। अब इसमें कुछ टर्म है जो आपके कैसे काम आ सकती है, एमसीक्यू पर्पस में काम आ सकती है लिखी हुई, तो बता देते हैं। रेड फ्लैग, रेड फ्लैग क्या है, तो रेड फ्लैग्स आर इंडिकेटर्स और वार्निंग ऑफ एनी इंपेंडिंग डेंजर और इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर। देखो, रेड फ्लैग्स का मतलब, सबसे पहली लाइन जो आपके लिए समझनी जरूरी है, रेड फ्लैग लगा है उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कोई फ्रॉड हुआ है। जनरली हमारे दिमाग में आता है कि रेड फ्लैग तो फ्रॉड से रिलेटेड होगा, बट यहाँ इसने सीरियसली बोला है कि वो फ्रॉड से रिलेटेड नहीं है, केवल इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर है जो बताते हैं यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है या सावधानी बरतने की जरूरत है। कॉशन नीड्स टू बी एक्सरसाइज व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग द सिचुएशंस। यानी जब फोरेंसिक अकाउंटेंट फोरेंसिक अकाउंटिंग के लिए निकलता है तो उसे ऐसे कौन से एरियाज है जिनके ऊपर कॉशन एक्सरसाइज करना है, ज्यादा ध्यान देना है, तो वो एरियाज को वहां पे रेड फ्लैग जो है वो इंडिकेट करते हैं उन एरियाज को, या इंडिकेटर्स है, वार्निंग इंडिकेटर्स है। अब इसमें कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया रेड फ्लैग्स को।
वो कैटेगरीज मैंने आपको हाईलाइट करके दे रखी है। कौन सी? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से रिलेटेड रेड फ्लैग, अकाउंटिंग सिस्टम में कुछ ऐसा इंडिकेटर है तो रेड फ्लैग, ऑपरेशनल रेड फ्लैग एंड बिहेवियरल रेड फ्लैग्स। तो फोरेंसिक अकाउंटिंग कैन बी कंडक्टेड इन ऑर्डर टू प्रोसिक्यूट अ पार्टी फॉर फ्रॉड एंड embezzlement and other financial claims. So in addition an audit may be conducted to determine negligence in addition. अब ये लाइन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? सबसे पहली चीज, फॉरेंसिक अकाउंटिंग के साथ में इन एडिशन ऑडिट में भी कंडक्टेड टू डिटरमाइन नेग्लिजेंस। अगर नेग्लिजेंस को डिटरमाइन करना है तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग के साथ साथ में ऑडिट भी कंडक्ट करवाई जा सकती है। फिर आपके एग्जाम्पल्स दिए हैं फॉरेंसिक अकाउंटिंग के, बिल्कुल कॉमन डे टू डे रूटीन से रिलेटेड एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका अकाउंटिंग ऑफिसर, फार्मास्यूटिकल कंपनी का अकाउंटिंग ऑफिसर क्या करता है, रेगुलर बेसिस पे रिकंसाइल करता है। रिकंसाइल करने का मतलब ये है कि रेगुलर बेसिस पे वो दो चीजों का मिलान करता है आपस में। क्या दो चीजें? एक तो फिजिकल इन्वेंट्री जो फैक्ट्री में रखी है वो, और दूसरी जो उसकी बुक्स में लिखी है वो। तो यानी जो अकाउंटिंग ऑफिसर है वो डेली बेसिस पे इन चीजों को क्यों रिकंसाइल कर रहा है, वो चाहता है कि बुक्स में जो अमाउंट लिखी है वो और जो इन्वेंट्री में पड़ी है वो, क्या वो टैली कर रही है आपस में या नहीं कर रही। और इस तरीके के डिटेल एनालिसिस वो करता है, और यही एक एग्जांपल है फॉरेंसिक अकाउंटिंग का। क्योंकि आपकी नॉर्मल अकाउंटिंग में कहीं ये चीज नहीं लिखी कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री के साथ में अपनी बुक्स की अमाउंट को चेक करना है, वो आपका अगर अकाउंटिंग ऑफिसर परफॉर्म कर रहा है तो उस टर्म को हम यूज करेंगे फॉरेंसिक अकाउंटिंग। नाउ इट्स हाउ इज द फोरेंसिक अकाउंटिंग एनालिसिस डिफरेंट फ्रॉम एन ऑडिट। तो अब ऑडिट से ये अलग कैसे है फोरेंसिक अकाउंटिंग, इसको पढ़ने से पहले एक बेसिक आपको आइडिया दे दूं अलग कैसे है। तो देखो, ऑडिट के अंदर आप सैम्पलिंग यूज करते हैं, आप पहले से सस्पिशियस नहीं होते कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। लेकिन फोरेंसिक अकाउंटिंग में आप ऑलरेडी, आपको ऐसा लगता है, आप इन्वेस्टिगेटिंग माइंड के साथ जाते हैं, आपको ऑलरेडी ऐसा शक होता है कि वहां पे कुछ गड़बड़ है। फिर दूसरी चीज, ऑडिट के अंदर आप सैम्पलिंग बेसिस पे आइटम को चेक कर लेते हैं, लेकिन फोरेंसिक अकाउंटिंग में डिटेल में एग्जामिनेशन होता है। ये कुछ बेसिक बातें थी, बाकी आगे सब लिखा आएगा ही, तो देख लेते हैं। सो प्रोसीजर फॉर फाइनेंशियल ऑडिट्स आर डिजाइन टू डिटेक्ट मटीरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिट में हम यही प्रोसीजर्स लगाते हैं टू डिटेक्ट मटीरियल मिसस्टेटमेंट। हम केवल मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स की ओर ध्यान देते हैं, उसकी वजह से इमटीरियल फ्रॉड्स डिटेक्ट होना रह जाते हैं, किसमें? ऑडिट में रह जाते हैं। लेकिन ये काम जो है आपका फोरेंसिक अकाउंटिंग में नहीं होता, क्योंकि आप उसमें डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर डिफरेंट। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिया है, की एलिमेंट्स ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड फोरेंसिक अकाउंटिंग। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट के कुछ एलिमेंट्स है, फोरेंसिक अकाउंटिंग के एलिमेंट्स है। यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस, लेकिन इन पॉइंट्स को एक बार रीड करते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट इज लीगल मैंडेट, कंपनीज एक्ट ने एप्लीकेबल की हुई है, कंडक्टेड ओनली बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही एलिजिबल है स्टैच ऑडिट के लिए। फिर इसके अंदर वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे देता है, और जो आईसीएआई ने स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं उनके अकॉर्डिंग देता है। ये तो थी बातें ऑडिट के बारे में जो हम ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन फॉरेंसिक अकाउंटिंग में क्या नया है वो देखते हैं। तो टू सपोर्ट लीगल केसेस, फॉरेंसिक अकाउंटिंग के दौरान आपको जो रिजल्ट्स मिले उसमें आपको लीगल केसेस में हेल्प मिल सकती है। फिर नॉन सीएस आर परमिटेड, यहाँ पे अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं भी हैं तो भी आपको परमिशन है फॉरेंसिक अकाउंटिंग की। देन रिपोर्ट फाइंडिंग्स ऑफ एविडेंस डिस्कवर्ड, आप रिपोर्ट करते हैं, जो आपने एविडेंस मिले उसकी फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करते हैं, प्राइमरीली फाइनेंशियल्स और आईसीएआई के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना। अब इनके अंदर यहाँ पे कुछ डिफरेंस जो कुछ बेसिस पे दिए हैं, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, नथिंग कैन बी सेड अबाउट दिस, बट ओके वी शुड कवर दिस। बेसिस क्या है स्टैट्यूटरी ऑडिट और फोरेंसिक अकाउंटिंग में डिफरेंस का? पहली चीज, ऑब्जेक्टिव। दोनों का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अलग अलग है। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ट्रू एंड फेयर पिक्चर। हम देखते हैं ना, ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है आपका, ऐसे 200 बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी कंपनी के ट्रू एंड फेयर है या नहीं, आप ये चेक करते हैं ऑडिट में। लेकिन फोरेंसिक अकाउंटिंग क्यों की जाती है? टू डिस्कवर द फैक्ट्स एंड एविडेंस, यानी जो फैक्ट्स आपसे छुपे हुए हैं, जिनके बारे में आप सस्पिशियस है, उन्हें डिस्कवर करना और एविडेंस को कलेक्ट करना। देन फोकस, आपका फोकस किसमें, किसके ऊपर रहता है ड्यूरिंग स्टार्ट ऑडिट? तो ओवरऑल रिव्यू ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स का रिव्यू करते हैं। लेकिन फॉरेंसिक अकाउंटिंग के अंदर आप ट्रांजेक्शन एंड बैलेंसेस को भी वैलिडेट करते हैं, यानी इतनी डीप आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं। देन अप्रोच क्या रहेगी? ऑडिट के अंदर आप कंट्रोल टेस्ट करेंगे
और सब्सटैंटिव टेस्ट ऑफ बैलेंसेस करेंगे। हम पढ़ते हैं ऑडिट में द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्ट सब्सटैंटिव टेस्ट्स, लेकिन इसके अंदर आप फोकस्ड टेस्टिंग करते हैं टू कंफर्म द सस्पिशन या एलिगेशन। जो इल्जाम लगे हैं उसके अकॉर्डिंग आप फोकस होकर टेस्ट करते हैं दैट वेदर दीज आर ट्रू और नॉट। फिर आपका टारगेट क्या रहता है ऑडिट में, मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बारे में जानना और फोरेंसिक अकाउंटिंग के अंदर आपका जो वायलेशन हुआ है उसको कंफर्म करना या आइडेंटिफाई करना। फिर आपको स्किल्स क्या चाहिए, तो ऑडिट के लिए नॉर्मल टेस्टिंग, एनालिसिस, इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन यूज होता है, और फोरेंसिक अकाउंटिंग में स्क्रूटनी। ये जो बड़े बड़े वर्ड्स है ये आपके फोरेंसिक अकाउंटिंग में यूज होंगे। कौन से? स्क्रूटनी एंड एनालिसिस, फैक्ट फाइंडिंग, देन प्रजम्पशन। कुछ प्रजम्पशन लेके चलता है ऑडिटर। क्या? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं, ड्यू प्रोफेशनल केयर भी हम ऑडिटर से एक्सपेक्ट करते हैं, और यहाँ पे जो फॉरेंसिक अकाउंटेंट होगा उससे हम न्यूट्रलिटी मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि वो न्यूट्रल होके अपनी इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करेगा। देन आउटकम। आउटकम क्या होता है? ऑडिट की रिपोर्ट आती है उसमें ओपिनियन लिखा होता है, और फॉरेंसिक अकाउंटिंग का आउटकम क्या होगा? जो एविडेंस आपको मिला है उसे आप जो कोर्ट ऑफ लॉ है उसमें प्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बाद वो आगे जज करेंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस था। पहले हमने डिफरेंस पढ़ा स्टैट्यूटरी ऑडिट और फोरेंसिक अकाउंटिंग में, अब डिफरेंस किस में पढ़ेंगे? अदर ऑडिट और फोरेंसिक अकाउंटिंग में। तो अदर ऑडिट का भी ऑब्जेक्टिव तो सेम ही होता है, क्या होता है? ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन है या नहीं है, और फोरेंसिक अकाउंटिंग में फ्रॉड एक्चुअली हुआ या नहीं हुआ। अदर ऑडिट में भी टेस्टिंग सैम्पलिंग बेस्ड पे, और फोरेंसिक अकाउंटिंग में इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन। देन पीरियड, ऑडिट इज कंडक्टेड नॉर्मली फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, लेकिन इन्वेस्टिगेशन या अकाउंटिंग जो है फोरेंसिक अकाउंटिंग है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। जब भी आपका सस्पिशन अराइज हो उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, फोरेंसिक अकाउंटिंग करवा सकते हैं, और उस पीरियड का कोई लिमिटेशन नहीं दिया हुआ है। देन आप वेरिफिकेशन और एस्टिमेशन ऑफ एनआरवी ऑफ एसेट्स। क्या आपको कहीं पे भी वेरिफिकेशन करना पड़ता है या एस्टिमेट करना पड़ता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स? तो ऑडिट के अंदर हम मानते हैं कि मैनेजमेंट ने जो रिप्रेजेंटेशन दी है जनरली उसे सही मानते हैं, सो रिलाइज ऑन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। लेकिन फोरेंसिक अकाउंटिंग में तो आपको रखा है इस काम के लिए, तो आपको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करना पड़ेगा कौन कौन सी आइटम को जिसमें आपको शक है या सस्पेक्टेड आइटम्स है। देन एडवर्स फाइंडिंग अगर होती है तो ऑडिट के अंदर नेगेटिव ओपिनियन या क्वालिफाइड ओपिनियन दे देते हैं, और फोरेंसिक अकाउंटिंग में आप लीगली डिटरमाइन करेंगे फ्रॉड को, और उसके बाद जो भी कोर्ट डिसीजन लेगा उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन मिल जाएगा। नेक्स्ट इज फोरेंसिक प्रोफेशनल। सो फोरेंसिक अकाउंटिंग करने के लिए फोरेंसिक प्रोफेशनल है, जैसे ऑडिट के लिए ऑडिटर है वैसे ही फोरेंसिक प्रोफेशनल्स जो है उनके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मान लीजिए दिए हैं आपको। क्या दिए हैं कि ये क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, देन समराइज करते हैं। इन्होंने एनालिसिस किया, इंटरप्रिटेशन किया, फिर समराइज करके प्रेजेंट करते हैं किसे? कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इश्यूज को, ताकि वो एक अंडरस्टैंडेबल मैनर में आ जाए। यानी जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इश्यूज है जिन्हें हम इजीली नहीं समझ सकते, जैसे आपके कोई स्कैम भी हुआ था या सत्यम स्कैम का एग्जांपल ले लें, जिसे कॉमन मैन समझने में इजीली नहीं समझ सकते, अंडरस्टैंडेबल नहीं होते, जो उन्हें ये फोरेंसिक प्रोफेशनल एनालिसिस करके इंटरप्रेट करके फिर समराइज कर देते हैं ताकि हमें उसको समझ में आए। नेक्स्ट पॉइंट इज आर ट्रेन टू लुक बियॉन्ड द नंबर्स। नंबर्स एक कॉमन मैन भी देख सकता है, लेकिन उन नंबर्स के पीछे क्या वजह है या क्या छिपा है जो कुछ सस्पिशियस भी हो सकता है, वो काम कौन करने के लिए एलिजिबल है या सक्षम है? फोरेंसिक अकाउंटेंट्स और प्रोफेशनल्स। देन मस्ट इनिशियली कंसीडर वेदर हिज हर फॉर्म हैज द नेसेसरी स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। किसी भी फोरेंसिक अकाउंटेंट को अपना काम एक्सेप्ट करने से पहले ये कंसीडर कर लेना चाहिए कि क्या वो उस काम को करने के लिए उसके पास एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, तभी उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। देन इट इज हाईली स्पेशलाइज्ड एंड वर्क रिक्वायर्स डिटेल नॉलेज ऑफ फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स। ये कोई बिल्कुल नॉर्मल काम नहीं है जो ऐसे ही हो जाएगा, इसके लिए आपको नेसेसरी स्किल्स भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, और आपको फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स की नॉलेज हो, लीगल फ्रेमवर्क की नॉलेज हो, ये सब आपको इसके अंदर चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज फोरेंसिक प्रोफेशनल नीड्स टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑन वेरियस फ्रॉड्स। उनको पहले जो फ्रॉड्स हो चुके हैं उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी, या एविडेंस किस तरीके से कलेक्ट करते हैं उसकी नॉलेज होगी, तभी वो आगे का काम अपना इजीली कर पाएंगे। जैसे अगर उन्होंने पहले वाले फ्रॉड्स की स्टडी की होगी तो उनके लिए और इजी हो जाएगा, इसीलिए उनके लिए नीड रखी है यहाँ पे टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑन वेरियस फ्रॉड्स। देन कैन बी इंगेज्ड इन पब्लिक प्रैक्टिस और एम्प्लॉयड बाय इंश्योरेंस कंपनी। अब किन किन को फोरेंसिक प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ सकती है? तो गवर्नमेंट को पड़ सकती है, इंश्योरेंस कंपनीज को पड़ सकती है। कब पड़ सकती है?
इंश्योरेंस कंपनीज के पास में तो जब क्लेम लेने के लिए आते हैं तो इतनी कई बार फॉल्स क्लेम होते हैं, तो उसमें उन्हें फोरेंसिक प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है, बैंक्स को पड़ती है, स्कैम ही सबसे ज्यादा बैंक के थ्रू होता है। देन पुलिस फोर्सेज, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें फोरेंसिक प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ सकती है। फिर फोरेंसिक अकाउंटेंट की सर्विसेज क्या है, कुछ लिस्ट दी है, क्या क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेशंस, अगर कहीं पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट किया गया है तो उन्हें पहचानने में, फंड डाइवर्जन हुआ है कहीं पे, असेट ट्रेसिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज, लाइसेंस फीस ड्यूज, टैक्स इवेजन हो रहा है कहीं पे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो रही है तो, उसके अलावा वैल्यूएशन में कुछ गड़बड़ है, एस्टिमेशन में गड़बड़ है लॉस के, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन अंडर आईबीसी, आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है, तो इन सब में फोरेंसिक अकाउंटेंट सर्विसेज को यूज किया जा सकता है। देन फोरेंसिक प्रोफेशनल इज ऑफन इन्वॉल्व इन, क्या क्या काम में फोरेंसिक प्रोफेशनल इन्वॉल्व होता है, फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड का पता लगाना, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, कंप्यूटर से रिलेटेड आपके जो फॉरेंसिक्स है वो, फ्रॉड प्रिवेंशन एंड प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट टेस्टिमनी, ये आपको लर्न करना है और बहुत इजी है। सबसे पहले फ्रॉड को डिटेक्ट करने में भी हेल्प करेगा, प्रिवेंट करने में भी हेल्प करेगा, और एक्सपर्ट है तो एक्सपर्ट टेस्टिमनी प्रोवाइड करेगा, और फिर फॉरेंसिक प्रोफेशनल है तो कुछ फॉरेंसिक से रिलेटेड आएगा, सो कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। देन प्रोसेस ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग, देखो क्या प्रोसेस रहेगी फॉरेंसिक अकाउंटिंग की, जनरल स्टेप्स दिए यहाँ पे, बाकी ये जो है एवरी असाइनमेंट इज यूनिक, तो प्रोसीजर उसके अकॉर्डिंग होंगे, लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रोसेस आपको इंट्रोड्यूस किए तो हम भी इसे रीड कर लेते हैं। दैट इज इनिशियलाइजेशन, तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग का सबसे पहले आप इनिशियलाइजेशन करेंगे, फिर आप प्लान बनाएंगे, ऑडिट में भी हम यही कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, फिर आप क्या काम के लिए रखा आपको, एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, तो आप एविडेंस ऑब्टेन करेंगे, जो एविडेंस आ गए उन्हें एनालिसिस करेंगे, फिर आपने जो एनालिसिस करने के बाद में रिजल्ट पाया उसे रिपोर्ट कर देंगे, और वो रिपोर्ट जाएगी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में। बिल्कुल इजी स्टेप्स है, इनके अंदर भी कुछ ज्यादा खास लिखा नहीं है। इनिशियलाइजेशन के अंदर आप क्या करेंगे, आप क्लैरिफाई एंड रिमूव ऑल द डाउट्स, क्यों आपको कोई क्यों अपॉइंट करना चाहता है, रियल मोटिव क्या है, ये असाइनमेंट आपको क्यों मिल रहा है, ये सारे डाउट्स पहले ही क्लियर कर लीजिए, अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की केस से रिलेटेड, और आप कॉन्फ्लिक्ट चेक कर लीजिए कि जो पार्टीज आपको अपॉइंट कर रही है वो सही है, वो सही काम के लिए अपॉइंट कर रही है, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, ये तो सारा एक्सेप्ट करने के पहले का काम, फिर आपने एक्सेप्ट कर लिया। स्टेप नंबर 2 में प्लान बनाएंगे, टेक इनटू अकाउंट द नॉलेज गेन बाय मीटिंग, जिस टाइम आपने मीटिंग की थी उस पर्सन के साथ प्रीलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, उस टाइम आपको जो भी बातें पता चली उन्हें ध्यान में रखते हुए आप प्लान बना लीजिए और इनिशियली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दीजिए। फिर आपको रेलेवेंट एविडेंस मिल जाएंगे, जिसके अंदर क्या मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, एसेट, पर्सन और एक्सपर्ट्स, ये सब आपको मिलेंगे, प्रूफ यहां से मिल जाएगा। और एविडेंस शुड बी सफिशिएंट, एविडेंस शुड बी सफिशिएंट टू अल्टीमेटली प्रूव द आइडेंटिटी ऑफ द फ्रॉडस्टर्स और फ्रॉड स्कीम एंड अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल लॉस सफर्ड। क्या एविडेंस ऑब्टेन करने चाहिए, कैसे होने चाहिए एविडेंस, 3 चीजें, आपका एविडेंस जो आपको फोरेंसिक अकाउंटिंग के दौरान आपको ऑब्टेन करना है वो इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि जिसने फ्रॉड किया है उसकी पहचान का प्रूफ देता हो, फ्रॉड की स्कीम क्या थी उसका मैकेनिक्स हो उसका प्रूफ देता हो, या पता लग जाए कि क्या स्कीम यूज की गई, और तीसरा उस फ्रॉड से लॉस कितना हुआ, फाइनेंशियल लॉस कितना हुआ उसका प्रूफ हो। फिर इट इज इंपॉर्टेंट दैट इन्वेस्टिगेटिंग टीम इज स्किल्ड इन कलेक्टिंग द एविडेंस, क्योंकि अगर आप में स्किल ही नहीं होगी तो आप एविडेंस तो कलेक्ट करेंगे बट हो सकता है वो एविडेंस काम के ना हो, तो आप में इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि कोर्ट केस में किस तरीके के एविडेंस यूज होंगे वो आप ऑब्टेन कर पाएं और विद इन टाइम पीरियड, विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड ऑब्टेन कर पाएं। और अगर कोई एविडेंस इनकंक्लूसिव है या ऐसा एविडेंस है जिसमें आपको लग रहा है कि आप उसका कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे, आधा अधूरा सा है, कोई गैप है, कोई ग्लिच है, तो आप ऐसे एविडेंस को कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं। और इन्वेस्टिगेटर्स मस्ट बी अलर्ट, जो इन्वेस्टिगेटर है वो इतना तो अलर्ट होना चाहिए कि अगर देखो आपकी ऐसी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए तभी आपको कोई फॉरेंसिक अकाउंटेंट के तौर पे एम्प्लॉय करेगा या रिक्रूट करेगा, अप्रोच करेगा। क्यों करेगा, आपके पास इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि कोई डॉक्यूमेंट्स जो है अगर वो फॉल्सिफाइड है, झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाए गए तो आप पहचान ले, अलर्ट हो जाएं, डैमेज है, डिस्ट्रॉयड है, इन सब चीजों के लिए आप अलर्ट रहें बीइंग ए इन्वेस्टिगेटर। देन फोर्थ स्टेप, परफॉर्म द एनालिसिस, एविडेंस आ गए आपके पास में, अब आप एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, तो एक्चुअल एनालिसिस में क्या क्या चीजें आएगी, एविडेंस देखकर क्या क्या निकालेंगे आप उससे,
फ्रॉड हुआ है तो डैमेज हुआ होगा, कितना डैमेज हुआ वो देखेंगे, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स है उन्हें समराइज करेंगे, एसेट्स को ट्रेस करेंगे, फ्रॉड में सबसे पहले एसेट्स के साथ घपला होता है, तो एसेट्स को ट्रेस करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को समराइज करके और इकोनॉमिक डैमेजेस को कैलकुलेट करेंगे। फिर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन यूज होगी। 3 टर्म्स है यहाँ पे आपके स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन, रिग्रेशन और सेंसिटिविटी एनालिसिस, और कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन सच एज स्प्रेडशीट, डेटाबेस और कंप्यूटर मॉडल, चार्ट्स एंड ग्राफिक्स टू एक्सप्लेन द एनालिसिस। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पहले आ चुका है कि एनालिसिस परफॉर्म करते वक्त में कैसी कैसी टेक्निक्स यूज होती है, तो आपको कैसे लिखना होगा ये इसके अंदर, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन, ट्रेसिंग एसेट्स, रिग्रेशन, कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन, ये। देन फाइनल स्टेप रिपोर्टिंग, आपने एनालिसिस कर लिया, अब आप रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्टिंग के अंदर वो सारा कुछ इंक्लूड होगा कि कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिगेशन कैसी थी, एविडेंस मिले उनकी समरी, कितनी अमाउंट आपका नुकसान हुआ वो लिखा जाएगा, कौन कौन फ्रॉड में इन्वॉल्व थे वो लिखा जाएगा, और नेचर ऑफ असाइनमेंट क्या था वो भी लिखा जाएगा। उसके अलावा रिपोर्ट विल इंक्लूड शेड्यूल्स एंड ग्राफिक्स नेसेसरी टू प्रॉपर्ली सपोर्ट एंड एक्सप्लेन द फाइंडिंग्स। आपने ढूंढ लिया वो तो सब लिखेंगे ही, लेकिन आप जो बातें लिखना चाह रहे हैं उनके पीछे सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन भी डालेंगे और डिस्कस करेंगे कि फ्रॉडस्टर ने फ्रॉड स्कीम कैसे बनाई, आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिली वो सारी रिपोर्ट में डलेगी। देन it is also likely that investigative team will recommend improvements to control within the organization to prevent any similar frauds। यानी फॉरेंसिक अकाउंटेंट ने जिसके लिए ये सारी स्किल्स यूज की है, जिस कंपनी को सर्विस दी, उसके लिए अगर वो चाहता है कि फ्यूचर में कंट्रोल्स थोड़े से अच्छे होने चाहिए या कुछ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए ताकि आगे से ऐसा फ्रॉड ना हो, तो ऐसे कोई सजेशंस भी वो उस रिपोर्ट में लिखेगा। नेक्स्ट इज स्टेप 6 एंड फाइनल स्टेप, दैट इज जो अकाउंटेंट के स्टेप से बाहर है, उसने तो दे दी रिपोर्ट, अब आगे क्या होगा, कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी, जो एविडेंस मिले हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा, और कोई टीम मेंबर को बुलाया जा सकता है कोर्ट में डिस्क्राइब करने के लिए वो एविडेंस, क्योंकि वो एविडेंस कलेक्ट ही आपने किए, तो आप ही का टीम मेंबर जाके उसे कोर्ट में डिस्क्राइब कर देगा। देन फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, अब रिपोर्ट के बारे में कुछ दिया है, ये इसी बात से ऐड हुए कुछ स्टैंडर्ड्स। क्या कहता है ये, फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड FAIS 510, एक नया स्टैंडर्ड है FAIS 510। ये किससे डील करता है, अकाउंटिंग, फॉरेंसिक अकाउंटिंग प्रोफेशनल से, कि उसको रिपोर्ट देनी किसमें, रिटर्न में। ये तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है कि रिपोर्ट्स रिटर्न में देनी है, और जो फॉरेंसिक अकाउंटेंट है उसे भी अपनी रिपोर्ट रिटर्न में देनी है। ये बात कौन सा स्टैंडर्ड कह रहा है, FAIS स्टैंडर्ड 510। ठीक है, अब रिपोर्टिंग रिजल्ट्स इज द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द असाइनमेंट। हमें पता है कि कंक्लूजन में आप रिपोर्टिंग रिजल्ट ही आता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि एक ही एंगेजमेंट में, यानी एक ही बार जब आपको अप्रोच किया गया उसी में मल्टीपल असाइनमेंट हो। अब मल्टीपल असाइनमेंट होंगे तो सबकी रिपोर्ट्स अलग अलग होगी या एक होगी वो देखिए, तो मल्टीपल रिपोर्ट्स मे हैव टू बी इशूड वन फॉर ईच असाइनमेंट। लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर आप बीइंग अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट आपको एक ही एंगेजमेंट के दौरान मल्टीपल असाइनमेंट दिए जाते हैं तो उनके लिए मल्टीपल रिपोर्ट्स इशू की जा सकती है। देन रिपोर्ट के बारे में कुछ फीचर्स, रिपोर्ट रिटर्न में होनी चाहिए, रिपोर्ट में रिजल्ट क्लियरली और एक्यूरेटली दिया गया होना चाहिए। देन एविडेंस जो आपको मिले उससे रिलेटेड होनी चाहिए रिपोर्ट आप किसको एड्रेस कर रहे हैं उसमें एड्रेस ही भी होना चाहिए, और जनरली प्राइमरी स्टेक होल्डर होगा वही होगा। और फॉर्मेट क्या होगा, तो कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है इस रिपोर्ट का, कोई कंटेंट नहीं है जो मैंडेटरी किया गया हो, लेकिन रिपोर्ट में कुछ की एलिमेंट्स है वो प्रेजेंट होने चाहिए। यानी कोई फिक्स्ड ऐसा फॉर्मेट नहीं दिया, फिक्स्ड ऐसा कंटेंट नहीं दिया कि ये डालना ही है, बट कुछ की एलिमेंट्स है जो होने चाहिए ताकि रिपोर्ट आपकी अच्छे से समझ में आए। और अगर कहीं पे रिपोर्ट का कंटेंट मैंडेटरी करता है लॉ, देखो स्टैंडर्ड ने तो कुछ मैंडेटरी नहीं किया, बट लॉ ने कहीं मैंडेटरी किया तो आपको वो मानना पड़ेगा और वो चीजें इंक्लूड करनी पड़ेगी। अब जो की एलिमेंट्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ जो होने चाहिए वो कौन कौन से हैं, टाइटल होना चाहिए, एड्रेसी होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट किस किस को होगी वो रिपोर्ट वो लिस्ट होनी चाहिए, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द असाइनमेंट, असाइनमेंट क्या स्कोप था, क्या ऑब्जेक्टिव था, अप्रोच क्या रही आपकी प्रोसीजर करने के दौरान। देन एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ द रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स मिले उनकी समरी, अगर आपने किसी एक्सपर्ट का काम यूज किया तो उसकी रेफरेंस, फैक्ट देंगे आपकी आपने ये असाइनमेंट एज पर FAIS किया है और कौन सा FAIS 510। फिर आपकी जो फाइंडिंग्स है वो उनकी लिस्ट होनी चाहिए, कोई अजम्पशंस लगाई, कुछ लिमिटेशन है, कुछ डिस्क्लेमर है वो होना चाहिए, और कंक्लूजन होना चाहिए, बिल्कुल जनरल पॉइंट्स थे ये। देन डिस्कशन ऑफ ड्राफ्ट रिपोर्ट,
ये कुछ अलग सी बात है यहाँ पे। वेयर द मैंडेट ऑफ एंगेजमेंट रिक्वायर्स अ डिस्कशन, हर एंगेजमेंट में नहीं होता ऐसा, लेकिन कहीं पे अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है कि रिपोर्ट को फाइनल करने से पहले उसका ड्राफ्ट रिपोर्ट पे डिस्कशन हो, तो आपको करना है। जैसे prior to finalization a summary of responses received from them shall be included in the report। उस डिस्कशन से जो समरी मिली फाइनलाइजेशन से पहले आप रिपोर्ट में वो समरी भी इंक्लूड करेंगे। देन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस रिक्वायर्स अ डिस्कशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ये आपकी डिस्कशन जो है उसका रिक्वायरमेंट किसने डाला, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और इन सम केसेस दिस इज डन बाय द प्राइमरी स्टेक होल्डर्स थ्रू देयर ओन इंटरनल प्रोसेस। ये जो हम कह रहे हैं ना ड्राफ्ट रिपोर्ट पे डिस्कशन कौन करता है, तो सम केसेस में ये प्राइमरी स्टेक होल्डर्स ही करते हैं, उनकी खुद की इंटरनल प्रोसेस रहती है। और जो भी रिस्पॉन्स या डिस्कशन का रिजल्ट निकलता है वो रिटर्न रिपोर्ट में फाइनलाइजेशन से पहले इंक्लूड होता है। किसकी रिपोर्ट में, जो प्रोफेशनल इशू करेगा उस रिपोर्ट में। देन assumptions एंड limitations, जो भी आपने assumptions यूज की है या कुछ लिमिटेशन आपको मिली वो रिपोर्ट में होनी चाहिए। आप लिस्ट करेंगे relevant assumptions made during the assignment, उनकी क्या सिग्निफिकेंट है, और अगर आपको कोई लिमिटेशन मिली है उसके दौरान जो आपके प्रोसीजर्स को रेस्ट्रिक्ट करती हो तो आप वो भी डालेंगे, डिस्क्लेमर्स डालेंगे, और रिपोर्ट शैल नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन और पास एनी जजमेंट ऑन द गिल्ट और इनोसेंस। रिपोर्ट में आप नहीं लिखेंगे कि कोई गिल्टी है या इनोसेंस है, वो किसका काम है, रिपोर्ट में आपको सिर्फ जो आपको मिला वो एविडेंस देने, उनका एनालिसिस देना है, ये काम कोर्ट का रहता है। ये काम कौन करेगा, आपका कोर्ट या लीगल सिस्टम। रिपोर्टिंग टाइमलाइन, तो रिपोर्ट आपको रीजनेबल टाइम में इशू करनी है, और प्रोफेशनल को इंटरिम रिपोर्ट भी देनी पड़ सकती है अगर ऐसी रिक्वायरमेंट उस पर स्टैंडर्ड डालेगा तो। देन ओवरव्यू ऑफ फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स FAIS के बारे में ओवरव्यू, क्योंकि ये इसी बार इंट्रोड्यूस हुआ है। आपके काम का जो मेन था 510 वो आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे कुछ बताया है कि ICAI ने ये स्टैंडर्ड्स क्यों इशू किए या कब इशू किए। सो रिसेंटली पब्लिश्ड अ फुल सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, इनका फुल सेट है, एंड आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू लर्न दैट नेम, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स थे लर्न करने के लिए। उसके अलावा SRE SAE ये सब भी आ गए, तो अब आप ये लर्न करने बैठ गए तो सारी खिचड़ी बनाने से अच्छा है इस चैप्टर की जितनी वेटेज है उस हिसाब से बाकी का पोर्शन अच्छे से कीजिए। नाम लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए FAIS क्या है। तो ICAI ने फॉरेंसिक साइंस के एरिया में अभी कुछ पब्लिश किए, उनका नाम है FAIS, फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स। और ये किस लिए किए, टू इंश्योर कि ICAI के मेंबर हाई क्वालिटी आउटपुट दे फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन एरिया के अंदर, इस एरिया में उनका आउटपुट हाई क्वालिटी हो और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, फेयर हो, इसके लिए स्टैंडर्ड्स इशू किए। और इनको फ्रेमवर्क कौन सा गवर्न करता है, द फ्रेमवर्क गवर्निंग फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन लेज डाउन दैट अंडरलाइंग प्रिंसिपल एंड बाउंड्रिंग फॉर सच अंडरटेकन एक्टिविटीज। इस तरीके की एक्टिविटीज के लिए कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, क्या क्या बाउंड्रीज रहेगी, ये सब बातें उस स्टैंडर्ड में लिखी है FAIS में। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशंस जो है इनकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करवाना, की कंपोनेंट्स देना, आउटलाइन द मैनर इन विच दीज कंपोनेंट्स कम टुगेदर या इंटर रिलेटेड, मेंटेन एंड इंप्रूव द क्वालिटी। देखो मेन सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही है, मेंटेन एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज। देन जो फ्रेमवर्क है, जो इसे आपका जो फ्रेमवर्क इस तरीके की आपकी एंगेजमेंट्स को गवर्न कर रहा है, जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंगेजमेंट्स को फ्रेमवर्क गवर्न करता है वो क्या है, उसमें 4 कंपोनेंट्स है, वो आपको लर्न करने हैं। 4 कंपोनेंट्स या 4 पिलर्स ऑफ द फ्रेमवर्क आर, कौन से फ्रेमवर्क से रिलेटेड है ये, फॉरेंसिक अकाउंटिंग के फ्रेमवर्क से रिलेटेड है। तो पहली चीज, दे ऑल आर मैंडेटरी इन नेचर एक्सेप्ट द गाइडेंस विच इज रिकमेंडेटरी, ये आपको लाइन पढ़नी काम आएगी। तो ये चारों की कंपोनेंट्स क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स, की कंसेप्ट्स, स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस। तो अब क्योंकि इसने बोल दिया है कि बेसिक प्रिंसिपल्स, की कंसेप्ट्स और स्टैंडर्ड्स तीनों ही मैंडेटरी है, सिर्फ रेकमेंडेटरी कौन सा है, गाइडेंस। तो बेसिक प्रिंसिपल, की कंसेप्ट एंड स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी, गाइडेंस इज रेकमेंडेटरी। और इसने FAIS के बारे में कुछ बताया है, मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर अंडरटेकिंग फॉरेंसिक अकाउंटिंग आपको ये फॉलो करने ही हैं। देन इंडिकेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस दैट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम सच एंगेजमेंट्स, और रेगुलेटर एंड गवर्नमेंटल एजेंसीज विद एन एप्रिसिएशन व्हिच कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम FAI सर्विसेज। गवर्नमेंट को भी इस तरीके की सर्विस से क्या एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में बताएं। और टू एवरीवन गाइडेंस ऑन मैटर्स एंड इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड टू प्रैक्टिकल इश्यूज। तो इससे रिलेटेड अगर कोई प्रैक्टिकल इश्यूज आ जाते हैं तो उस पर गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करवाने का काम इस स्टैंडर्ड का है। और ये स्टैंडर्ड जो है वो प्रिंसिपल बेस्ड है रेदर देन रूल बेस्ड।
मतलब ये प्रोफेशनल जजमेंट को एरिया देता है, स्पेस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट ज्यादा मैटर करती है। ये कोई रूल बेस्ड या लॉ बेस्ड नहीं है। यहाँ पे आपको ये सिद्धांतों पर चलने वाला स्टैंडर्ड्स है, तो इसके अंदर आप जो डिसीजन आएगा, कंक्लूजन आएगा, वो प्रोफेशनल जजमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो अगर किसी कारण से मेंबर इज अनएबल टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ FAIS, अगर स्टैंडर्ड की जो FAIS है इसकी किसी भी रिक्वायरमेंट को फॉलो करने से मेंबर अनेबल है, सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टैंडर्ड्स एंड अदर मैंडेट्स, द FAI रिपोर्ट शुड ड्रॉ दैट अटेंशन। रिपोर्ट में आपको ये बात लिखनी पड़ेगी दैट यू आर वेदर यू आर अनेबल टू कंप्लाई और वेदर देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट, so should draw attention to the material departures along with appropriate explanation। ये पैरा आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से कि कुछ भी आप अनेबल है या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या क्या करना है रिपोर्ट में लिखिए, अटेंशन ड्रॉ कीजिए मटेरियल डिपार्चर्स की और एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो इस पूरे चैप्टर में आपकी FAIS जो है वो अभी करंटली ऐड हुए हैं, उनके बारे में देखना है। प्रोसेस देखी हमने और फोरेंसिक अकाउंटिंग के बारे में जाना, फोरेंसिक अकाउंटिंग प्रोफेशनल के बारे में जाना और रिपोर्ट के कुछ की कंपोनेंट्स देखे। उसके अलावा ये बिल्कुल इजी चैप्टर पड़ता है। डिफरेंशिएट देख लीजिए आप ऑडिट में और फोरेंसिक अकाउंटिंग में, और इनकी डेफिनेशन, रेड फ्लैग से रिलेटेड MCQ। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो इस चैप्टर की रिवीजन मेरी तरफ से यही कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।